तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर किम यक से, जिसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ उसे ही होती है। और सबसे बुरा ये कि उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं जीने के लिए। यानी उसकी पूरी लाइफ एक तरह से गुलामी में ही बीती, कभी लाइफ एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। और जब उसे ये पता चला कि वो मरने वाला है तो उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि वो वर्जिन ही मर जाएगा। और मानो उसकी बदकिस्मती का कोई अंत ही ना हो, जिस दिन उसे ये बीमारी डायग्नोज हुई उसी दिन उसने लॉटरी जीत ली। पर पैसे भी किस काम के, जब 6 महीने बाद मरना ही है। और आखिरकार वो मर भी गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरने के बाद उसकी आत्मा अंडरवर्ल्ड में पहुंचती है, जहां उसे एक गंजे कंकाल के रूप में फिर से जन्म मिलता है। और ये नया रूप भी कोई ताकतवर डेमॉन या कुछ खास नहीं, बल्कि एक घटिया लो लेवल मॉन्स्टर। अब उसका काम सिर्फ एक ही है, अंडरवर्ल्ड में हो रहे विद्रोह को कुचलना और डिमोनिक रियल्म को बचाना। और उसने ये काम दिल लगा कर किया, एक एक कर सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। यहाँ तक कि जो डीमन रेल्म बर्बादी के कगार पर था उसे भी उसने बचा लिया। और इस तरह वो अंडरवर्ल्ड का अमर सम्राट बन गया। अब लोग उसे महान राक्षस सम्राट या द ग्रेट डीमन किंग कहने लगे। पर उसके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता था। उसका असली मकसद कुछ और ही था। वो वापस इंसान बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करना चाहता था, दर्द का एहसास करना चाहता था, यानी छोटी छोटी खुशियां जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की। इसी मकसद से वो डिवाइन रियल्म में पहुंचता है, अपने सबसे बड़े दुश्मन का कटा हुआ सिर लेकर। उसने अपने और देवताओं के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दिया था, सभी विद्रोहियों को खत्म करने का काम। तो अब बारी थी देवताओं की, जो उससे किया हुआ वादा पूरा करें और उसे वापस इंसान बनाएं। पर देवता तो और भी बड़े चालाक निकले। असल में उन्होंने कभी भी उसे इंसान बनाने का इरादा ही नहीं किया था। उन्होंने बस उसे एक नामुमकिन टास्क दिया था ताकि वो हमेशा के लिए उनका गुलाम बना रहे। लेकिन हमारा गंजा कंकाल इतना बेवकूफ नहीं था। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है तो वो पूरी तरह से बौखला गया। उसकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि खुद देवताओं की आत्मा कांप उठी। डर के मारे उन देवताओं ने एक प्राचीन मंत्र का इस्तेमाल किया, जिससे याक की सारी शक्तियां सील हो गईं। उन्होंने एक विचित्र कीड़े के शरीर पर याक का नाम लिखा और इस स्पेल के अनुसार जिसका भी नाम उस कीड़े पर लिखा जाता है वो हमेशा के लिए एक जगह जड़ हो जाता है, बिल्कुल पंगु। अब देवता अपने अंतिम जादू का इस्तेमाल करने वाले थे, जिससे वो याक की आत्मा को हमेशा के लिए उस कीड़े में कैद कर देते। पर याक को गुलामी से ज्यादा मौत मंजूर थी। उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का फैसला कर लिया। और फिर बूम, एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरी डिवाइन रेल्म को हिलाकर रख दिया। जब धुआं छटा तो वहां सिर्फ वो छोटा सा कीड़ा बचा था जिसमें यक की आत्मा कैद होनी थी। देवताओं को लगा कि उनकी जादुई मुहर काम कर गई और यक हमेशा के लिए सील हो गया। अब उन्हें लग रहा था कि उनकी राह में कोई बाधा नहीं बची। पर उनमें से एक सबसे समझदार देवता चेतावनी देता है, हमें अभी से तैयारी करनी होगी। कौन जाने कल को कोई और यक पैदा हो जाए। और फिर वो एक मास्टर प्लान बनाते हैं। हमें इंसानों के बीच एक परफेक्ट संत का जन्म कराना होगा और सभी राक्षसों का पूरी तरह सफाया करना होगा। लेकिन सवाल ये था, क्या याक सच में हार चुका था या फिर वो कहीं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था? तो अब कहानी वापस देवताओं की तरफ आती है। एक देवता ने अपने आप को वॉलंटियर किया है ताकि वो परफेक्ट सेंट का निर्माण कर सके। उसका कहना है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा, बस सही आत्मा को ढूंढकर सेंट के शरीर में डालना। अब उन कचरा देवताओं को पूरा यकीन है कि उन्होंने याक को उस छोटे से कीड़े के अंदर कैद कर दिया है और अब वो उसे हमेशा के लिए एक कीड़े की तरह तड़पाने की सोच रहे हैं। लेकिन अब सीन बदलता है। हमारी एमसी की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब याक की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक नवजात बच्चे के शरीर में पाता है। वेट व्हाट? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, ये कैसे हुआ? उसकी आत्मा किसी बच्चे के शरीर में कैसे आ गई? सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही लगती है कि देवताओं ने जो सीलिंग स्पेल किया था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तभी उसके पास खड़ी नौकरानियां खुश होकर चहकने लगती हैं। सेंट जाग गया। पर याक तुरंत नोटिस करता है कि इनके इरादे नेक नहीं लग रहे। फिर अचानक एक नौकर एक बोतल निकालता है जिसमें हरा रंग का अजीब सा लिक्विड भरा होता है। याक की तो आत्मा ही कांप जाती है। अभी पैदा हुआ भी नहीं कि फिर से मरने की नौबत आ गई। पर वो लोग उसे मार क्यों रहे हैं? वो नौकर एक गंदी सी स्माइल देता है और कहता है, मुझे माफ करना, पर ये करना जरूरी है। और फिर उसके मुंह में जबरदस्ती झड़ डालने की कोशिश करता है। लेकिन यक भी कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो तेजी से अपने चेहरे को इधर उधर घुमाने लगता है ताकि जहर वाला दूध उसके मुंह में न जाए। अब नौकर घबरा जाते हैं। सेंट, ये दूध पी क्यों नहीं रहा? याक के पास बहुत ठोस वजह है। पहली बार इंसान बना हूं और पहले दिन ही मर जाऊं।
ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके अलावा वो अभी ये भी फिगर आउट करना चाहता है कि आखिर वो इंसान बना कैसे। और तभी नौकर उसे आइसाक बुलाते हैं। आइजैक, वेट, ये नाम कहाँ सुना है। और फिर याक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे याद आता है कि अंडरवर्ल्ड में और देवता भी उसे यही नाम बुलाते थे। और फिर सच्चाई उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधती है। देवताओं ने सीलिंग स्पेल में गड़बड़ कर दी। उन्होंने उसे याक नहीं बल्कि आइसाक के नाम से सील किया था, और यही गलती उनकी बर्बादी की वजह बन गई। याक के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वे बेवकूफ, उन्होंने मुझे सील नहीं किया बल्कि मुझे दोबारा जन्म दे दिया। पर इसी बीच नौकर इस मौके का फायदा उठाते हैं और जबरदस्ती बोतल का निप्पल उसके मुंह में ठूंस देते हैं। अब याक पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा होने की वजह से ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। अचानक वो रिलैक्स कर जाता है, क्योंकि जो लिक्विड उसने पिया है वो जर नहीं बल्कि सिर्फ वेजिटेबल जूस जैसा टेस्ट कर रहा है। जहर नहीं था। पर तभी उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। यह ऐसा था जैसे उसके अंदर कोई जहरीला सब्सटेंस घुस रहा हो। अब सीन होली एम्पायर हेला के सेंट्रल टेम्पल में शिफ्ट होता है। वहां एक बुजुर्ग पादरी खुशी से मुस्कुरा रहा होता है। उसे पूरा यकीन है कि आइजैक अब तक मर चुका होगा। और तभी होली एम्पायर का सम्राट अलेक्जेंडर हीथक्लिफ हेला वहां आता है। अब इस सम्राट की मौजूदगी इतनी दमदार थी कि वहां खड़ा हर व्यक्ति सिर झुका लेता है। सम्राट यहाँ ईसुआ घराने के सेंट कैंडिडेट यानी हमारे एमसी को देखने आया है। अब पादरी अपनी नकली मुस्कान के साथ सम्राट से बात करने लगता है जैसे कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। पर तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और जोर से चिल्लाता है, सेंट कैंडिडेट आइजैक से जुड़ी एक बहुत जरूरी खबर है। अब बुजुर्ग पादरी को अंदर से खुशी का झटका लगता है। फाइनली मेरा प्लान काम कर गया। सम्राट और उसके सैनिक तुरंत दौड़ते हैं, पर जब वो वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। आइजैक बस इतना ज्यादा दूध पी गया कि उसका पेट फूल गया है। जहां आइजैक का पेट फूला पड़ा था क्योंकि उसने 15 बोतल वेजिटेबल जूस गटक लिए थे। अब नौकरानी बता रही है कि आइजैक बहुत अच्छा खाता है, पर इस खबर को सुनकर बुढ़ा पादरी सदमे में चला जाता है। क्या 15 बोतल पीने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जब उसने पहली बार वो अजीब सा वेजिटेबल जूस पिया था। जैसे ही उसका शरीर इसे ऑब्जॉर्ब करता है, उसे महसूस होता है कि इसमें कुछ ओमिनस यानी खतरनाक चीज मिल रही है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि ये दरअसल होली पॉइजन है। ये जहर होली पावर वाले लोगों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। हालांकि इसका इंस्टेंट इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर शरीर इसे ज्यादा ऑब्जॉर्ब कर ले तो ये जानलेवा हो सकता है। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये जहर डीमोनिक माना से बना हुआ है। अब यक कौन था? एक पूर्व डीमन किंग। मतलब ये जहर तो वो उसके लिए किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं। ओह हेल ये, दिस इज माई काइंड ऑफ स्टफ। यक के लिए ये जहर कोई नुकसान नहीं कर रहा बल्कि उसे ताकत दे रहा है। इसका टेस्ट तो उसके लिए वैसा ही था जैसे कोई मरीवाना का एडिक्ट धुआं उड़ा रहा हो। और फिर याक जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। नौकरानियां हम परेशान हो जाती हैं, पर असल में याक की डिमांड थी और दो। अब क्योंकि उनका असली मकसद था आइजैक को जहर खिलाकर मारना, तो उन्होंने खुशी खुशी उसे और जहर पिला दिया। विन विन सिचुएशन। याक को डिमोनिक माना का मजा मिल रहा था और नौकरानियों को लग रहा था कि जल्द ही जहर अपना असर दिखाएगा। लेकिन याक ने इस मौके को और भी शानदार बना दिया। जहर पीते ही वो अनकॉन्शियस वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां वो एक अपना माना कोर क्रिएट करने की कोशिश करता है। याक अपने हाथ में स्टिक जलती हुई आग की गेंदों देखता है और ड्यू से उस माना कोर में डालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो माना कोर बनाने की कोशिश करता है, याक का माना कोर फट जाता है। अब यहाँ एक और क्या ट्विस्ट आता है। माना कोर का रंग आमतौर पर 3 मुख्य रंगों में से एक होता है, रेड, ब्लू या ग्रीन। लेकिन मेरा माना कोर सफेद क्यों है? आइजैक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। पर असली प्रॉब्लम माना कोर का रंग नहीं था, बल्कि उससे निकल रही जबरदस्त ताकत थी। अब आइजैक के दिमाग में एक ही बात घूमती है, होली शिट, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं इस पावर को सही से कंट्रोल करना सीख जाऊं तो मैं क्या बन जाऊंगा। याक को अचानक अपना पास्ट याद आने लगता है। वो वक्त जब वो एक मामूली कंकाल था, एक ऐसा कंकाल जो बड़े जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था, एक डीमन किंग जिसने अपनी कड़ी मेहनत से खुद की ओरिजिनल बफ्स और स्किल्स बनाई थी, और अब वो सारी स्किल्स उसके इस छोटे शरीर में भी मौजूद थी। पर इसी बीच नौकरानियों को डर लगने लगता है। आइजैक एकदम से मूव करना बंद कर देता है और ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो। दोनों नौकरानियां घबराकर एक दूसरे को देखने लगती हैं, कहीं ये मर तो नहीं गया। लेकिन अचानक से आइजैक अपनी उंगली ऊपर उठाता है और फिर जोर से चिल्लाता है, और दो। अब हम वापस को प्रेजेंट में आते हैं। सम्राट अलेक्जेंडर और उसके नाइट्स रिलीफ महसूस करते हैं कि सिचुएशन उतनी खराब नहीं है जितनी उन्हें लगी थी। यक भी रिलीफ महसूस कर रहा था। कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और याक भाई को नहीं पता कि वो असल में मरते मरते बचा था। अब फास थी, याक अचानक नोटिस करता है कि वो बुढ़ा पादरी उसे गुस्से से घूर रहा है। अबे ये बुढ़ा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। याक को लगता है कि पतुन शायद उसने ज्यादा खा लिया
इसलिए ये लोग उसे ऐसे देख रहे हैं। पर फिर वो तुरंत इस बात को झाड़ देता है, अरे छोड़ो, मैं तो अभी बच्चा हूँ। और फिर मासूमियत से बच्चे जैसा बर्ताव करने लगता है। बिशप की आंखें अब भी इसैक पर टिकी हुई थी, लेकिन हमारे लड़के को अब उसकी परवाह नहीं थी। वो जानता था कि अभी उसे मासूम बच्चे की तरह ही बिहेव करना है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही खेल चल रहा था। क्योंकि बिशप जिस जहर से उसे मारने आया था वो तो इसैक के लिए किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं था। अब जरा पीछे चलते हैं। होली सी के मुख्यालय में कुछ दिन पहले एक मीटिंग हो रही थी। वहां मौजूद एक सुनहरे बालों वाला आदमी बेहद खफा नजर आ रहा था। वजह, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी व्यक्ति सेंट का टाइटल हासिल कर सके, क्योंकि इसके साथ पूरी होली एम्पायर की सत्ता आती थी और ये ताकत वो खुद चाहता था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कार्डिनल हैरी बैरेट था, जो हाउस बैरेट का प्रमुख था। उसके सामने खड़ा था वही बुढ़ा बिशप जो इसैक को जहर पिलाने आया था। बिशप ने उसे भरोसा दिलाया कि वो बाकी सभी सेंट कैंडिडेट्स को ठिकाने लगा देगा, ताकि किसी को भी सत्ता हथियाने का मौका न मिले। लेकिन फिर कार्डिनल को एक नया झटका लगा। एक नई अफवाह उड़ी थी कि हाउस ईसुआ से भी एक सेंट कैंडिडेट सामने आया है, और यही वो परिवार था जो सीधे सम्राट अलेक्जेंडर से जुड़ा हुआ था। ये सुनकर बिशप थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि हाउस ईसुआ के किसी भी सदस्य को मारना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अपने मालिक से वादा किया कि सम्राट के किसी भी फैसले से पहले ही वो इस सेंट कैंडिडेट को खत्म कर देगा। कार्डिनल हैरी बैरेट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बिशप को आदेश दिया कि वो खुद जाकर देखे कि वो बच्चा जिंदा है या मर चुका। अब वापस वर्तमान में बिशप जैसे ही इसैक को जिंदा देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। ठंडे पसीने से तरबतर वो समझ जाता है कि उसका मिशन फेल हो चुका है। अगर कार्डिनल को यह पता चला तो उसकी मौत पक्की थी। उधर सम्राट अलेक्जेंडर ध्यान से इसैक को देख रहा था। उसकी सिल्वर ब्लॉन्ड बालों की चमक ने उसे चौंका दिया, क्योंकि ये रंग होली एम्पायर के फाउंडर का भी था। लेकिन बिशप इस तुलना से भड़क उठा। उसके लिए ये अपमानजनक था कि एक मामूली बच्चे की तुलना होली एम्पायर के संस्थापक से की जाए। इसी दौरान इसैक को समझ आ गया कि सामने खड़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद सम्राट अलेक्जेंडर था। अब तो सम्राट ने और भी बड़ा बयान दे दिया, ये बच्चा पोप से भी ज्यादा ईश्वर के करीब है, इसलिए इसे फाइनल सेंट कैंडिडेट घोषित किया जाता है। बिशप की तो जैसे आत्मा ही शरीर छोड़ने वाली थी, लेकिन इसैक भी अंदर ही अंदर शौक में था। क्या मैं सेंट कैंडिडेट, एक समय का डेमन किंग, अब होली सेंट? ये तो खुद उस पर किसी श्राप से कम नहीं था। लेकिन बिशप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत सम्राट से निवेदन किया कि उसे इस बच्चे की पूरी जांच पड़ताल करने की अनुमति दी जाए। सम्राट पहले तो टालता रहा, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले हाउस ईसुआ के किसी सदस्य को यहाँ आने दो, उसके बाद ही इस जांच की इजाजत होगी। बिशप के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उधर इसैक का दिमाग अभी भी शौक में था, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मामला और बिगड़ सकता था। उसने जोरदार डकार मार दी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। अब तो बवाल मचने वाला था। बिशप के बढ़ते कदमों को देखकर इसैक को एक पल के लिए लगने लगा कि उसने सच में अपनी पोल खोल दी है। और हाँ, ये बुढ़ा अब पूरी तरह से उसे जांचने पर तुल चुका था। बिशप को लगा कि उसने बच्चे से निकलती डेमोनिक एनर्जी को महसूस किया है, और अब वो इसे बहाना बनाकर उसकी पूरी तरह से जांच करवाना चाहता था। वो तुरंत सम्राट अलेक्जेंडर से मांग करने लगा कि इस बच्चे की सच्चाई का पता लगाने के लिए इनक्विजिटर, होली इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाए। लेकिन सम्राट अब इस बुढ़े की बकवास सुन सुनकर खतरनाक मूड में आ चुके थे। हालात को संभालने के लिए बिशप ने सम्राट को यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि पोप पहले ही सेंट का चयन कर चुके हैं और वह कोई और नहीं बल्कि हाउस बैरेट का बच्चा था। अब अलेक्जेंडर सच में हैरान रह गए। तुम कहना चाहते हो कि पोप ने संयोग से अपने ही परिवार के बच्चे को सेंट घोषित कर दिया? अब जाकर इसैक की समझ में सब कुछ आ गया। ओह, तो ये पूरा खेल सत्ता हथियाने का है, इसीलिए ये बुढ़ा मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। बिशप ने मौके का फायदा उठाते हुए इसैक को उठा लिया और ये दावा करने लगा कि बच्चे को एक पादरी के पास ले जाना होगा और उसकी जांच करवानी होगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, सम्राट ने उसे रोक दिया। हाउस ईसुआ हमारे शाही परिवार का सबसे करीबी सहयोगी है। बतौर सम्राट मैं कहता हूँ कि इस बच्चे की जांच बाद में होगी। बिशप वहीं रुक गया, लेकिन इस बार उसने एक छिपी हुई धमकी दी। उसने यह खुलासा किया कि पोप ने यह घोषणा की है कि क्राउन प्रिंस की ताजपोशी तभी होगी जब सेंट का चयन पूरा हो जाएगा। मतलब अगर सम्राट पोप के चयन को नहीं मानते तो उनका बेटा कभी आधिकारिक रूप से क्राउन प्रिंस नहीं बन पाएगा। इसैक को यह सुनकर बेहद गुस्सा आ गया। हालांकि उसे सेंट कैंडिडेट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर उसकी जांच हुई तो उसकी असली पहचान सामने आ सकती थी। और तभी एक योजना उसके दिमाग में आई। अगर मैं इस पर थोड़ा और खेलूं
तो स्थिति मेरे पक्ष में आ सकती है। इसैक ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल में मना इन्फ्यूज किया और बिशप के चेहरे पर इतनी जोर से मारी कि उसके दांत टूटकर हवा में उड़ गए। बिशप खून उसके मुंह से टपकने लगा और वो सदमे में खड़ा रह गया। लेकिन इसैक, वो तो अब बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह नजर आ रहा था, मानो ये सब एक खेल था। सम्राट अलेक्जेंडर अब और भी प्रभावित लग रहे थे। इस बच्चे में असाधारण शक्ति है, ये तो सच में सेंट कैंडिडेट लग रहा है। बिशप खुद भी अब कंफ्यूज था, आखिर ये होली एनर्जी आ कहां से रही है। लेकिन इसैक ने यहीं रुकने का कोई इरादा नहीं किया था। उसने बोतल को एक बार और घुमा दिया और फिर से बिशप के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार किया। धड़ाम। बिशप अब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से एक झेल रहा था। सम्राट ये सब देखकर मजे ले रहे थे। वाह, ये बच्चा तो उम्मीद से भी ज्यादा योग्य साबित हो रहा है। इसैक ने अपनी बोतल को और भी मजबूत करने के लिए उसमें और मना भरा और फाइनल स्ट्राइक देने के लिए उसे घुमाया। लेकिन तभी उसे अपनी ही शक्ति में कुछ अजीब महसूस हुआ। रुको, ये क्या? हर बार जब वो मना इस्तेमाल कर रहा था उसे हल्की सी होली एनर्जी भी महसूस हो रही थी। अब ये असंभव था, क्योंकि मना और होली एनर्जी एक साथ काम नहीं कर सकते। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि मैनाकोर की वजह से हो रहा है। बिशप अब हद से ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसने गुस्से में इसैक के हाथ से फीडर बोतल छीन ली और चिल्लाया, ये बच्चा एक अपवित्र प्राणी है, हमें तुरंत होली एग्जोर्सिज्म आर्ट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसी बीच इसैक ने चुपचाप बिशप की जेब में हाथ डाला और वहां से एक अजीब सी कटी हुई हाथ की आकृति बाहर निकाल ली। जैसे ही वो हाथ सबके सामने आया, बिशप की हालत खराब हो गई। वो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तो अब जानते हैं इस अजीब से हाथ का असली राज। दरअसल ये हाथ किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि एक हाई रैंकिंग डेमोन की सील की हुई लाश का हिस्सा था, जिसे एक टोटम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। टोटम क्या होता है? डेमोनिक आर्टिफैक्ट, जो मरे हुए डेमोन्स की एनर्जी को सोख कर उन्हें एक नई शक्ति देता है। अब सोचिए, इसैक के पास ये टोटेम पहले से मौजूद था, क्योंकि वो हमेशा इस तरह के हालात के लिए तैयार रहता था। लेकिन जैसे ही इस बुढ़े ने इसे देखा, उसकी रूह कांप गई। इस बच्चे को टोटेम के बारे में कैसे पता? इसैक ने बिना एक पल गंवाए टोटेम को जमीन पर फेंक दिया और स्नैप, उसकी उंगलियों के चटकते ही अंदर छुपा हुआ डेमोनिक मॉन्स्टर जाग उठा। पूरे हॉल में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। चारों तरफ खड़े लोग सदमे में थे, लेकिन इसैक मजे में था। लेकिन इस मूवमेंट ने सम्राट अलेक्जेंडर को अलर्ट मोड में डाल दिया। तुमने पोप के टेम्पल के अंदर डेमोन बुला लिया, तुम होश में भी हो? बिशप अब गुस्से में लाल पीला हो रहा था। नहीं नहीं, ये डेमोन इस बच्चे ने बुलाया है। लेकिन सम्राट इतनी आसानी से मूर्ख बनने वालों में से नहीं थे। बकवास मत करो, टोटम सिर्फ मरे हुए डेमोन्स को कैद कर सकता है। उन्हें बुलाने की शक्ति केवल उन्हीं के पास हो सकती है जो पहले से इस पर काम कर रहे हो। सम्राट ने तुरंत अपने गार्ड्स को आदेश दिया, बच्चे की रक्षा करो। इस बीच इसैक अब भी बिशप को ताने मारते हुए एक कॉकी स्माइल दे रहा था। लेकिन तभी डेमोन गरजा और उसकी आंखें सीधे इसैक पर टिक गईं। संत को मार डालो। अरे रुको, क्या भाई, मैंने तुझे आजाद किया और तू मुझे ही मारने आ रहा है? इसैक पहले तो चिल मूड में था, लेकिन जब उसने देखा कि एक रॉयल गार्ड को डेमोन ने उठाकर दीवार पर दे मारा। ठहरो जरा, ये गार्ड सच में रॉयल नाइट्स हैं या कोई लोकल सिक्योरिटी गार्ड हायर कर ली? इस डेमोन का लक्ष्य था संत को खत्म करना और अब उसकी सारी अटेंशन इसैक पर थी। गार्ड्स अपनी जान बचाने में ही लगे थे और इसैक अब सोचने लगा कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फायदा ये था कि इतनी कैओस के बीच अगर वो मना का इस्तेमाल भी कर ले तो कोई उसे नोटिस नहीं करेगा। डेमोन अब पूरी ताकत से इसैक की तरफ कूद पड़ा और इसैक, उसने पहली बार इस बात पर गौर किया, एक पूरे ग्रुप के लोग एक बच्चे को मारने में क्यों लगे हैं। अब उसे गुस्सा आ गया। उसने अपनी असली पहचान को जागृत किया, एक डेमोनिक लॉर्ड की तरह। जैसे ही उसकी मना पूरे हॉल में गूंजी, डेमोन थरथराने लगा। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था, क्योंकि वो पहचान चुका था कि वो स्केलेटन किंग के सामने खड़ा है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इसैक ने अपनी मना को चमकाया, इतना तेज कि पूरी जगह रोशनी से भर गई। डेमोन की आंखें चौंधिया गईं। वो डर से चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। सभी गार्ड्स और सम्राट सदमे में थे। ये तो पवित्र शक्ति थी। अब तक सबको यही लग रहा था कि इसैक सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा है, लेकिन आज सबने खुद देखा था कि उसने एक हाई रैंकिंग डेमोन को खदेड़ दिया था। सम्राट के गार्ड्स ने अब इसैक को महान संत मान लिया, लेकिन इसैक, वो खुद ही हैरान था। रुको, मैंने होली पावर कैसे चला? लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई समझ में आई। मेरा शरीर मेरी मना को होली पावर में बदल सकता है। और यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आया। अब जब उसकी मना होली पावर में बदल रही थी, तो इसका मतलब था कि वो डार्क मना इकट्ठा नहीं कर सकता था। यानी कि इस पवित्र साम्राज्य में डार्क मना थी ही नहीं। अब बिशप पूरी तरह फंस चुका था। गुस्से में आकर वो चिल्लाने लगा, ये बच्चा एक हेरेटिक है, मैं खुद इसे एग्जोर्सिज्म से शुद्ध कर दूंगा। लेकिन सम्राट ने अब इस बुढ़े की बकवास सुनना बंद कर दिया था। तू बस चिल्ला रहा है, सच्चाई तो ये है कि तेरा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब बिशप को पकड़ लिया गया। वो अब भी रो रो कर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो डेमोन उसने बुलाया था वही उसकी हार का सबूत बन चुका था। सम्राट के चेहरे पर अब गंभीरता थी। उसने एक सख्त लहजे में घोषणा की, इस बिशप को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। अब मामला बिशप और उसके ग्रुप के लिए
और भी खराब हो चुका था, क्योंकि अगर सम्राट ने और ज्यादा खुदाई की तो उसे उनके अंदर छुपे हुए जासूसों का भी पता चल सकता था। बिशप का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर सम्राट को सच्चाई पता चल गई तो सेंट एडीज की प्रतिष्ठा बर्बाद हो सकती थी। इसलिए उसने आखिरी दांव खेला। उसने अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया। एक शक्तिशाली मंत्र बोलते हुए उसने अपनी मना से एक खौफनाक बीस्ट को जन्म दिया। अब इस बीस्ट का सिर्फ एक ही मकसद था, संत कैंडिडेट को मार डालो। डेमोनिक बीस्ट की खूनी आंखें अब सीधे इसैक पर थीं। और इसैक, भाई तुम लोग कभी हार मानते ही नहीं क्या? इसैक पहले तो बिल्कुल भी डरा नहीं। उसे लगा कि ये तो कोई मामूली पिल्ला है जिसे वो आसानी से निपटा देगा। लेकिन फिर रुको रुको, मैंने थोड़ी देर पहले ही सारी मना खत्म कर दी थी ना। अब मामला सामान्य नहीं रहा। इसैक सच में फंस चुका था। तभी स्वॉश, एक तेज झटके से बीस्ट जमीन पर गिर गया। किसी ने मजबूत मना अटैक से उसे जख्मी कर दिया था। और फिर चांदी जैसे चमकते बालों वाला एक आदमी वहां प्रकट हुआ। ये थे डिवाउट एजोर, जो हाउस जोशुआ के लिए लड़ते थे। उनका लीडर रेल जोशुआ, इसैक का अंकल। रेल ने आते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, बिशप को तुरंत गिरफ्तार करो। और इसैक वो चिल मोड में बैठकर मजे ले रहा था। रेल जोशुआ अब अपने नवजात भतीजे की तरफ मुड़ा। उसने घोषणा की, हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत करो, जोशुआ का बेटा। अब तक तो इसैक सब कुछ नॉर्मल ले रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं, उसकी आंखें चमक उठी। गोल्ड होगा, गोल्ड ही होगा। लेकिन जब उसने बॉक्स खोला, भाई ये क्या है? एक मूर्ति जिसमें स्केलेटन किंग का सिर काटा जा रहा था। और ये तो कुछ भी नहीं था। पूरे कमरे में ऐसी अनगिनत मूर्तियां पड़ी थी। कहीं उसे जिंदा जलाया जा रहा था तो कहीं बुरी तरह कुचला जा रहा था। इसैक के चेहरे पर चौंकाने वाला एक्सप्रेशन आ गया। भाई ये लोग सच में स्केलेटन किंग से इतनी नफरत करते हैं? ये तो उसके पिछले जीवन की मौत के सीन थे। और अब वो उसी जोशुआ फैमिली का हिस्सा बन चुका था जिसने उसे हराने में सबसे बड़ा रोल निभाया था। अरे भगवान, मैंने अपने दुश्मनों के घर में जन्म ले लिया। इसैक अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन बिशप अब भी रोने चिल्लाने में लगा हुआ था। जोशुआ परिवार पवित्र धर्म के खिलाफ है। तुम लोगों ने एक दानव को जन्म दिया है। उसकी आंखों में क्रोध और पागलपन झलक रहा था। उसने कसम खा ली थी कि वो इसैक की असली पहचान सबके सामने लाएगा। मैं खुद जोशुआ परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन रेल अब इस खेल को खत्म करना चाहता था। उसने अपनी तलवार निकाली और स्विश, बिशप की गर्दन पर तेज कट लग गया। वो लड़खड़ाने लगा, लेकिन रेल ने उसे खत्म नहीं किया। ये जोशुआ परिवार की दया है कि अभी तक तुम जिंदा हो। इसैक अब एकदम खुश था। ये अंकल तो सच में पावर हाउस निकले। अब उसके दिमाग में एक और सवाल उठा, क्या रेल सेंट एडीज के खिलाफ जाने को तैयार होगा? इसैक के मन में कई प्लान घूम रहे थे, लेकिन एक और चीज थी जो उसे परेशान कर रही थी। जोशुआ परिवार के ये नाइट्स इतने ज्यादा केयरिंग क्यों है? वो सब उसे इतने प्यार और सम्मान से ट्रीट कर रहे थे, मानो वो कोई सच्चा संत हो। सम्राट इस पूरे घटनाक्रम से बहुत खुश था। उसने इसैक के लिए एक खास प्रस्ताव रखा। मैं चाहता हूँ कि इसैक को शाही परिवार के सदस्य की तरह पाला जाए। ये बात इसैक को बहुत पसंद आई, लेकिन सम्राट ये सिर्फ मौज के लिए नहीं कर रहा था। उसने हालात को देखते हुए एक कड़ा फैसला लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अब इस पवित्र साम्राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह से इस बच्चे को टारगेट किया जाएगा। क्या जोशुआ परिवार इसैक की रक्षा कर पाएगा? ये सवाल अब भी हवा में था। और इसैक, उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। आइजैक की जिंदगी में एक और शॉकिंग मोमेंट जुड़ने वाला है। जैसे अभी तक कम थे, अब तक सबको आइजैक का सफेद बालों वाला लुक होली एम्पायर के फाउंडर से मिलता जुलता लग रहा था। और इस पर कोई ध्यान न देता तो ही बेहतर होता। लेकिन अब मामला और बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये लोग ये तक सोचने लगे हैं कि स्केलेटन किंग खुद आइजैक के पीछे पड़ा है। अबे व्हाट? आइजैक अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है, भाई मैं खुद स्केलेटन किंग हूँ। लेकिन ये बेवकूफ लोग अभी तक इस सच से अनजान है। रिलीज बिना किसी हिचकिचाहट के साफ कर देता है कि आइजैक जोशुआ फैमिली का हिस्सा है और वो इंपीरियल फैमिली को देने का कोई इरादा नहीं रखता, चाहे सामने कोई भी हो, पोप, एम्पायर या खुद स्केलेटन किंग। जोशुआ फैमिली अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। आइजैक के लिए तो ये और भी बड़ी मुसीबत है। क्यों? एक नाम सुनकर आइजैक की सांसें थम जाती हैं। मेलिसा, सेंटेस मेलिसा स्केलेटन किंग को हराने वाली सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक थी, और अब आइजैक उसी की ब्लड लाइन का हिस्सा बन चुका है। अभी ये क्या हो रहा है? आइजैक को अब समझ आता है कि उसे इस परिवार में पैदा क्यों किया गया। मेलिसा स्केलेटन किंग की सबसे बड़ी दुश्मन थी, और अब वो आइजैक की परदादी बन चुकी है। मतलब एक तो अपने सबसे बड़े दुश्मनों के परिवार में जन्म, और ऊपर से सीधे उस औरत का खून जिसमें स्केलेटन किंग को हराने की सबसे ज्यादा काबिलियत थी। आइजैक को अब सच में लगने लगा है कि उसे पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़ा पाप करना पड़ा होगा, जो ये सब भुगतना पड़ रहा है। सेंटेस वो कौन थी? आइजैक के दिमाग में अब तक के सारे फ्लैशबैक्स चल रहे हैं। स्केलेटन किंग को हराने के लिए होली एम्पायर ने सेंटेस प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये अल्टीमेट होली वॉरियर्स थी, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, स्केलेटन किंग को हराना। होली लाइट मैजिक से लैस ये सेंटेस लोग एम्पायर के सबसे ताकतवर नाइट से भी ऊंचे रैंक पर मानी जाती थी। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि लोग मानते
थे स्केलेटन किंग का अंत इन्हीं के हाथों होगा। लेकिन एक दिक्कत थी, स्केलेटन किंग ने कभी किसी सेंटेस को पूरी तरह मारा ही नहीं। आइजैक को पता था कि अगर वो उन्हें खत्म करता तो उनकी डिवाइन एनर्जी वापस गॉड्स के पास लौट जाती और उससे और भी ज्यादा ताकतवर सेंटेस बन सकती थी। इसलिए वो उन्हें सिर्फ इतना घायल करता था कि वो दोबारा लड़ने के काबिल न रहे। लेकिन मेलिसा मेलिसा अलग थी। वो स्केलेटन किंग की अब तक की सबसे खतरनाक दुश्मन थी और अब आइजैक उसी की संतानों में से एक है। मुझे बताओ भाई, ये जिंदगी है या कोई कॉस्मिक लेवल का मजाक? आइजैक का मेज प्रैंक और सेंटेस की मौत। आइजैक के पास एक और याद आई। कभी उसने एक सेंटेस को मेज में फंसा दिया था और वो मेज इतनी बेकार नेविगेटर निकली कि बाहर ही नहीं आ पाई। इसका अंजाम 5 सेंटेस फ्रस्ट्रेशन में ही मर गए, बिना किसी चोट के, बिना किसी वार के। स्केलेटन किंग का मकसद उन्हें फंसाने का नहीं था, वो तो मेज से बाहर निकालने वाला था, लेकिन इतनी ज्यादा बेवकूफ निकली कि मेज से बाहर ही नहीं आ पाई। अब रिलिस आइजैक को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बात नहीं, तुम पर चाहे जो भी श्राप हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन असली श्राप क्या है? आइजैक खुद स्केलेटन किंग है। रिलिस चाहता है कि आइजैक स्केलेटन किंग ना बने, लेकिन भाई वो खुद स्केलेटन किंग है। ये फैमिली अपने सबसे बड़े दुश्मन को खुद ही पाल पोस रही है। आइजैक को एक और शौक, वो भविष्य में आया है। अब एम्परर एक और बम गिराता है। आइजैक का जन्म 100 साल बाद हुआ है, मतलब स्केलेटन किंग की हार को एक सदी हो चुकी है। मेलिसा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि होली एम्पायर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। अबे ये सब क्या बकवास चल रही है? और सबसे बड़ा झटका, आइजैक की माँ खुद जोशुआ फैमिली की हेड सेंटेस थी और आइजैक के पैदा होते ही उसके माता पिता गायब हो गए। भाई ये तो नई लेवल की बकचोदी हो रही है। आइजैक आज 8 शॉकिंग रियलाइजेशंस झेल चुका है और अब वो बस यही सोच रहा है, भाई सच में अब क्या बचा है? आइजैक को पूरा यकीन था कि मेलिसा मर चुकी है, लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत साबित होती है। वो अभी भी जिंदा है और उतनी ही खतरनाक भी। आइजैक के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर मेरी जिंदगी के साथ हो क्या रहा है? ये सुनकर उसका सिर दर्द से फटने लगता है। और सिर्फ वही नहीं, एम्परर भी आइजैक के इस सदमे में डूबे हुए चेहरे को देखकर चौंक जाता है। अगर मेलिसा अब भी जिंदा है तो इसका मतलब है कि आइजैक की असली पहचान उजागर होते ही उसकी मौत तय है। स्केलेटन किंग के रूप में उसने जिस सबसे ताकतवर दुश्मन का सामना किया था वो अब भी दुनिया में मौजूद है। अब अगर वो आइजैक की सच्चाई जान गई तो उसे 1 सेकंड भी सांस लेने नहीं देगी। इतना सोचते ही आइजैक को अपनी जान बचाने का एक ही तरीका समझ आता है, वो इंपीरियल फैमिली को चुनता है। आइजैक अपनी क्यूटनेस का पूरा फायदा उठाता है और एम्परर की तरफ जाकर मासूमियत से लिपट जाता है। वो खुद को देखकर ही शर्म से पानी पानी हो रहा है। भाई मेरी स्केलेटन किंग वाली इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई, लेकिन जान बचाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े तो कोई बुराई नहीं। अब आइजैक को लेकर इंपीरियल फैमिली और जोशुआ फैमिली के बीच खींचतान शुरू हो जाती है। रिलिस कहता है कि आइजैक जोशुआ फैमिली का सदस्य है और उन्हें ही उसकी परवरिश करनी चाहिए, लेकिन एम्परर का मानना है कि इंपीरियल फैमिली आइजैक को ज्यादा अच्छी सुविधाएं दे सकती है। जोशुआ फैमिली सिर्फ सेंटेस तैयार करती है, लेकिन वो एक डीमन स्लेयर एक्सोसिस्ट को सही से पाल पाएंगे, इसमें संदेह है। आइजैक तो 1 साल का बच्चा है, लेकिन ये लोग उसे ऐसे खींच रहे हैं जैसे वो कोई कीमती खजाना। दोनों तरफ से बहस चल रही है और आइजैक की समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर किसका साथ दे। वहीं दूसरी ओर वो मूर्ख बिशप जिसने आइजैक को डीमन किन बताया था अब भी अपनी मूर्खता से बाहर नहीं निकला। वो अपने मास्टर्स के सामने जाकर फिर वही बकवास दोहराने लगता है। आइजैक के अंदर होली पावर कैसे हो सकती है? वो तो एक दानवी बच्चा है। लेकिन सैन एडीज के लीडर्स को उसकी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं। एक झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। अबे ये लोग तो अपने ही आदमी को मार रहे हैं। सैन एडीज का लीडर एम्परर को आइजैक सौंपने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि बाद में वो लड़के से खुद निपट लेंगे। भाई ये सब के सब मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? अब आइजैक को एहसास होता है कि वो इंपीरियल फैमिली नहीं बल्कि जोशुआ फैमिली के पास है। लेकिन ये हुआ कैसे? कुछ दिन पहले अचानक एक चमकती रोशनी आई थी और रिलीज ने खुद आइजैक को इंपीरियल फैमिली से दूर करने का फैसला ले लिया। आइजैक को इस बात से ज्यादा उस चीज ने झटका दिया जो उसे बाद में पता चली। जोशुआ फैमिली के पास स्केलेटन किंग की लाश मौजूद है। रुको, क्या मतलब? मेरी खुद की डेड बॉडी इन लोगों के पास पड़ी हुई है। आइजैक की जिंदगी का अब एक ही मिशन है, किसी भी हालत में अपनी बॉडी वापस पानी है। जोशुआ फैमिली का हिस्सा बनने का मतलब है कि उसे कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना होगा, लेकिन आइजैक के दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान चल रहा है, मुझे बस मौका मिलते ही अपनी बॉडी चुरानी है। आइजैक का स्केलेटन बॉडी इतनी ज्यादा माना रिफाइंड थी कि वो गॉड्स के भी बराबर खड़ी हो सकती थी। अगर वो उसे हासिल कर ले तो वो फिर से अपने पूरे पावर पर आ सकता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। आइजैक के बारे में गॉड्स की एक नई प्रोफेसी आई है। इसमें कहा गया है कि सेंट बनेगा गॉड्स का बच्चा। अब इसका मतलब आइजैक अगला पोप बन सकता है। पोप का रुतबा एक किंग के बराबर होता है और वो होली नाइट्स की पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है। आइजैक को अब समझ आ रहा है कि बैरेट फैमिली इतनी बौखलाई हुई क्यों है, क्योंकि मिलेनिया से सिर्फ बैरेट फैमिली से ही पोप्स बनते आए हैं। अब अगर आइजैक पोप बनता है
तो बैरेट फैमिली का साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। स्केलेटन किंग से पोप बनने तक का सफर, ये तो अल्ट्रा प्लॉट ट्विस्ट हो गया। बैरेट फैमिली का तो दिमाग ही घूम गया है। उनके लिए ये सबसे बुरी खबर है कि जोशुआ फैमिली का एक सेंट उनके पोप बनने की पूरी संभावना रखता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर और गुस्सा निकालते, कोचमैन भागते हुए आता है और रेलिस को बताता है कि रास्ते में एक बड़ी दिक्कत आ गई है। अब क्या नया बवाल आ गया? कोचमैन बताता है कि कुछ अजीबोगरीब लोग रास्ता रोक कर खड़े हैं और उन्हें डची के अंदर नहीं जाने दे रहे। रिलिस को गुस्सा आ जाता है। वो गार्ड्स पर गरजते हुए कहता है, तुम्हें जोशुआ फैमिली का क्रेस्ट दिख नहीं रहा? रास्ता हटाओ। लेकिन ये लोग किसी आम गार्ड से ज्यादा खतरनाक थे। ये असल में डेमोनिक बीइंग्स थे। इनका मकसद सिर्फ एक था, सेंटेस के बच्चे यानी आइजैक को खत्म करना। आइजैक का दिमाग तो सुन्न पड़ गया। अबे ये मेरी जिंदगी में नया क्या बवाल आ गया? डिमोनिक फोर्सेस के लीडर ने उन पर सीधा स्केलेटन किंग के पुराने आदेशों का हवाला दिया। सभी सेंट्स और सेंटेस को जड़ से मिटा देना है। आइजैक को एकदम झटका लगता है। रुको, स्केलेटन किंग के ये कौन से आदेश थे? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसका मतलब स्केलेटन किंग के नाम पर कोई नया डीमन किंग राज कर रहा है। जो कोई भी इसकी जगह स्केलेटन थ्रोन पर बैठा है वो आइजैक की बनाई पुरानी नीतियों को पूरी तरह से पलट चुका है। अब हालात खतरनाक हो चुके हैं। डिमोनिक फोर्सेस के लीडर ने एक आखिरी ऑफर दिया, बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम बाकी सबकी जान बख्श देंगे। रिलिस तो सीधे आग बबूला हो गया। तुमने सोचा भी कैसे कि जोशुआ फैमिली का कोई भी मेंबर इस घटिया सौदे को मंजूर करेगा? और एक झटके में उसने अपने थंडरबोल्ट मैजिक से एक डीमन को राख बना दिया। जोशुआ फैमिली का हर एक्सॉर्सिस्ट इसी मकसद से जीता है कि इस दुनिया से सारे डिमोनिक बींग्स को मिटा दिया जाए। रिलिस अपनी तलवार निकाल लेता है और बाकी सोल्जर्स भी पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। लेकिन आइजैक के लिए ये सब, भाई मेरी लाइफ में कभी सुकून आएगा भी या नहीं? गार्ड्स आइजैक को लड़ाई के मैदान से दूर ले जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर छिपा देते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आइजैक को एक मैजिकल बैरियर के अंदर डाल दिया गया जो इतना ताकतवर था कि हाई लेवल के डीमंस भी उसे तोड़ नहीं सकते थे। अब एक ओर वो सुरक्षित था, लेकिन दूसरी ओर वो इस जाल में फंस चुका था। भाई ऐसा सेफ जोन किस काम का जिससे मैं खुद बाहर न निकल सकूं? लेकिन आइजैक कोई साधारण लड़का नहीं था, वो एक स्केलेटन किंग था। आइजैक तुरंत अपनी इनर मैजिक को जागृत करता है और द वन हु वॉचेस को बुलाने की कोशिश करता है। एक गैलेक्टिक ओवरपावर्ड बेबी की तरह वो कॉस्मोस में मेडिटेशन करने लगता है। थोड़ी ही देर में डिमोनिक स्पिरिट प्रकट होता है और अपने मास्टर का स्वागत करता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पूरी ताकत से प्रकट होता है, आइजैक तुरंत उसे चुप करा देता है। अबे धीरे बोल, सब उड़ा मत देना। डिमोनिक स्पिरिट आइजैक को देखकर चौंक जाता है। मास्टर, आपने एक बच्चे के शरीर में खुद को बंद क्यों कर लिया? आइजैक बस सर पकड़ लेता है। अबे नहीं, मैं इस शरीर में फंस गया हूँ। डिमोनिक स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है, किसने इतनी हिम्मत की कि मेरे मास्टर को इस बैरियर में कैद कर दिया? लेकिन आइजैक उसे बातों में न उलझने को कहता है और डिटेक्शन मैजिक एक्टिवेट करने के लिए कहता है। डिमोनिक स्पिरिट तुरंत ही 100 मीटर की रेंज स्कैन करता है और 88 डेमोनिक बीन्स का पता लगाता है। आइजैक चौंक जाता है, अबे इतनी बड़ी फौज। लेकिन अगले ही पल नंबर तेजी से गिरने लगते हैं। रुको, ये सब मर कैसे रहे हैं? अचानक आइजैक को एहसास होता है कि बैटलफील्ड में कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ ही सेकंड में 88 से सिर्फ 31 दुश्मन बचते हैं, फिर 13। आइजैक सोच में पड़ जाता है, ये हो क्या रहा है? अब बैटलफील्ड में सिर्फ 4 डिमोनिक सोल्जर्स ही बचे हैं। लेकिन तभी रिलिस को एक खतरे का आभास होता है। डिमोनिक सोल्जर्स अचानक खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका सबसे ताकतवर सहयोगी लड़ाई में शामिल हो चुका है। अब असली खेल शुरू होगा। लड़ाई अचानक ही एक अलग मोड़ ले लेती है। डिमोनिक सोल्जर्स के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी क्योंकि एक नया खतरनाक दुश्मन मैदान में उतर चुका था और उसने बिना किसी झिझक के सभी डिमोनिक सोल्जर्स को खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि वही शैडो लिच था जिसने पहले आइजैक पर हमला किया था। लेकिन इस बार वो आइजैक को मारने नहीं बल्कि बचाने आया था। शैडो लिच गुस्से से उबल रहा था क्योंकि इन नीच डीमंस ने उसके मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अबे ये क्या बवाल है? आइजैक के लिए ये पूरी सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी। शैडो लिच पहले उसका दुश्मन था लेकिन अब वो आइजैक का वफादार बन चुका था। दरअसल पहले की लड़ाई में उसे आइजैक की असली पहचान पता चल चुकी थी। अब एक शैडो लिच के लिए स्केलेटन किंग से वफादारी तोड़ना असंभव था और जब आइजैक ने उसे आजाद कर दिया था तो अब वो जान की बाजी लगाकर अपने मास्टर की रक्षा करने को तैयार था। जोशुआ फैमिली के नाइट्स को समझ नहीं आया कि अब ये नया मॉन्स्टर कहां से आ गया। रिलिस भी कंफ्यूज था, अब ये कौन सा नया पागलपन शुरू हो गया। ह्यूमंस को शैडो लिच की भाषा समझ नहीं आ रही थी, वरना शायद वो आइजैक को तुरंत मार डालते। लेकिन आइजैक की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। शैडो लिच जो पूरी तरह से वफादारी निभाने के लिए तैयार था,
सीधे आइजैक के पास जाने की कोशिश करता है। नाइट्स ये समझते हैं कि वो बच्चे पर हमला करने वाला है और तुरंत उसे रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अबे रुक जा, मैं इसे मारने नहीं बचाने आया हूँ। शैडो लिच ने अपना सिर झटका जैसे ये कहना चाह रहा हो, लेकिन रीलिस और उसके सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मॉन्स्टर क्या चाहता है। आइजैक ने तुरंत उसे बैरियर तोड़ने का आदेश दिया। शैडो लिच ने बिना वक्त गंवाए एक ही झटके में उसे चकनाचूर कर दिया। अबे ये क्या कर दिया तूने? रीलिस और बाकी सोल्जर्स हक्के बक्के रह गए। ये मॉन्स्टर सीधा बैरियर तोड़ सकता है, ये किस तरह की ताकत है? लेकिन आइजैक के लिए ये किसी विनिंग मोमेंट से कम नहीं था। यस, फाइनली मैं इस चिड़ियाघर से बाहर आ गया। लेकिन अगले ही पल आइसाक ने अपनी चाल चल दी। जैसे ही शैडो लिच ने आइजैक को देखा, उसने खुशी में सिर झुकाया। मास्टर, मैंने आपको बचा लिया। लेकिन आइजैक ने तुरंत ही एक एंशिएंट टोटम निकाला और शैडो लिच को सील कर दिया। शैडो लिच एकदम सदमे में आ गया। अबे ये क्या किया तूने? रिलिस हैरान रह गया। ये बच्चा एक हाई लेवल डेमन को एक झटके में सील कर सकता है। नाइट्स को लगा कि आइजैक ने किसी होली स्पेल का इस्तेमाल किया है। वाह, ये बच्चा एक सच्चा सेंट है। आइजैक के लिए ये कॉमेडी से कम नहीं था। अबे ये होली स्पेल नहीं, मना सीलिंग थी। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आया। सबने बस आइजैक की तारीफों के पुल बांध दी। अब तक रिलिस को इसमें कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। आखिर ये डिमोनिक फोर्सेस इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं? रिलिस को एहसास होता है कि आइजैक साधारण बच्चा नहीं है और अब ब्लू डिवीजन का लीडर खुद उसे बचाने की कसम खा चुका था। रिलिस ने आइजैक को गोद में उठाया और कहा, मैं तुम्हें एक होली नाइट बनाऊंगा। आइजैक ऊपर से मासूमियत से मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने असली शरीर को वापस पाने की प्लानिंग कर रहा था। रिलिस ने कसम खाई, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आइजैक को सिर्फ उसकी एक बात पर दिक्कत हुई, भाई ये मेरी शॉर्ट लाइफ वाला डायलॉग क्यों मार रहा है? अब कहानी जोशुआ डची की ओर बढ़ती है। आइजैक को एक भव्य महल में लाया जाता है जो किसी फेरी टेल कास्टल से कम नहीं था। अबे ये लोग तो शाहों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आइजैक को अपने पुराने डीमन एम्पायर की हालत याद आई, जहां उसके लोग भूख से मर रहे थे और यहाँ जोशुआ फैमिली के लोग सोने चांदी में खेल रहे थे। आइजैक का डिटेक्शन स्पेल एक्टिवेट हुआ और उसने देखा कि यहाँ की कुछ स्कल्पचर्स की कीमत 10 डीमन किंग कास्टल्स जितनी थी। भाई ये लोग अंबानी के लेवल की लग्जरी में जी रहे हैं। रिलिस ने उसे महल के अंदर बने एक छोटे क्रिब में रखा और फिर खिड़की की तरफ इशारा किया, देखो बाहर हमारे होली नाइट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक दिन तुम भी उनके जैसे बनोगे। आइजैक ऊपर से सिर हिलाता है, हाँ हाँ जरूर। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने असली प्लान की तरफ बढ़ रहा था। होली नाइट बनना तो दूर, मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाने वाला हूँ। जोशुआ डूची की ट्रेनिंग ग्राउंड में नाइट्स पूरी ताकत से डीमन किंग के पुतलों की पिटाई कर रहे थे और आइजैक को ये देखकर झटका लगा, अगर इन लोगों को मेरी असली पहचान पता चल गई तो मैं गया। लेकिन आइजैक के प्लान में कोई बदलाव नहीं था। उसका एक ही मकसद था, एम्परर को जलाकर राख करना और जोशुआ डची पर कब्जा करना। बात बस इतनी सी है और कुछ नहीं। लेकिन फिर उसकी डिटेक्शन स्पेल ने एक दिलचस्प चीज ढूंढ निकाली। डची में चारों तरफ मैना कोर बिखरी पड़ी थी। वाह जैकपॉट। इस बीच रिलिस अपने क्वार्टर में लौटता है और नौकरों को आइजैक के लिए कमरा तैयार करने का आदेश देता है। लेकिन तभी एक बटलर घबराते हुए एक नया फरमान सुनाता है, यंग मास्टर को एनेक्स में रखा जाएगा। रिलिस झुंझला उठता है, क्या एनेक्स में? क्या ये मजाक है? आइजैक की आंखें चमक उठती हैं। इंटरेस्टिंग अंदरूनी झगड़े, ये जोशुआ फैमिली बिखरने के कगार पर है। लेकिन ये आदेश किसने दिया था? जोशुआ फैमिली के 5वें यंग मास्टर गेल जोशुआ ने। तो ये मेरा नया दुश्मन है। गेल का एरोगेंट एटीट्यूड देखते ही आइजैक को समझ आ गया, ये बंदा तो क्लासिक डिलिंक्वेंट है। गेल ने आइजैक को एक इंसान समझने से भी इनकार कर दिया। ये बच्चा नहीं, बस एक चीज है। रिलिस बुरी तरह भड़क उठा, आइजैक जोशुआ फैमिली का सदस्य है, तुम उसे इस तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो? आइजैक को समझ ही नहीं आया कि ये आदमी 1 साल के बच्चे से इतनी नफरत क्यों कर रहा है। भाई तेरा मेरे से क्या बैर है? गेल ने ठंडे अंदाज में रेलिस को चिढ़ाया, इस डीमन को एनेक्स में भेजना ही सही रहेगा। डीमन? गेल ने सबको याद दिलाया कि एक हाई लेवल डीमन ने खास तौर पर इसी बच्चे को टारगेट किया था, तो इसका मतलब साफ है ये बच्चा शापित है। रिलिस ने पलटवार किया, वो डीमन आइजैक की वजह से हारा था। लेकिन गेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। आइजैक बेचैन होने लगा, अरे ये तो बवाल हो गया, मैं तो बस माना कोरे इकट्ठा करने जा रहा था। लेकिन गेल की बातों ने रिलिस को झकझोर दिया, अगर आइजैक सच में सेंट है तो उसे होली ट्री को दोबारा जीवित कर देना चाहिए। आइजैक को अपनी डिटेक्शन स्पेल से होली ट्री की झलक मिली। अबे ये तो मरा पड़ा है। गेल आइजैक को नीचा दिखाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा था, अगर तुम सच में सेंट हो तो इस पेड़ को जिंदा कर दो। रिलिस पूरी तरह उखड़ गया, तुम पागल हो गए हो गेल? आइजैक एक गहरी सांस लेता है, मेलिसा के वंशज पूरे के पूरे साइकोपैथ निकले। लेकिन तभी होली ट्री के अंदर से रोशनी फूटने लगी। आइजैक की आंखें चौड़ी हो गई, क्या होली ट्री 70 साल से सूखा पड़ा था और अब वो दोबारा जीवित हो गया? गेल अवाक खड़ा रह गया, ये कैसे हुआ? आइजैक सिर्फ मुस्कुराया, अब खेल शुरू होगा। आइजैक के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने बस स्पिरिट से सारा गंदा माना चूसवा लिया और होली ट्री फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन रेलिस और उसके लोग हैरान थे, सबको लगा कि ये फिर से उस बच्चे का चमत्कार था। नाइट्स
खुशी से झूम उठे। हमारे यंग मास्टर ने तो कमाल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ गेल जोशुआ की शक्ल उतर गई। ये नामुमकिन है। आइजैक ने पहले एग्जॉर्सिज्म किया और अब प्यूरिफिकेशन भी कर दिया। गेल को यकीन नहीं हो रहा था, कोई बच्चा ये कैसे कर सकता है। गेल ने अपने भाई पर आरोप लगाया, तुम किसी सेंटेस की मदद ले रहे हो। उसका गुस्सा बढ़ता ही गया और झगड़ा और तेज हो गया। आइजैक साइड में खड़ा देख रहा था। मेलिसा के घर वालों को थेरेपी की जरूरत है, ये लोग तो डीमन से भी ज्यादा पागल हैं। लेकिन गेल की शक्ल मेलिसा से मेल नहीं खाती थी। क्या ये उसका सौतेला भाई है या फिर पोप का कोई संबंधी। गेल का गुस्सा बढ़ता ही गया। हमें पहले से ही एक सेंट का कैंडिडेट मिला हुआ है। आइजैक चौंक गया। वेट, मेरा कोई कॉम्पिटिटर है। गेल साफ तौर पर किसी और कैंडिडेट का समर्थन कर रहा था। आइजैक सोचने लगा, क्या दूसरा कैंडिडेट भी ऐसा ही जोकर होगा। रिलिस ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, आइजैक परिवार का हिस्सा है। लेकिन गेल बदतमीजी पर उतर आया। बकवास मत कर, तुम खुद एक कायर हो जो भाग गया था। अब आइसाक को पूरी तरह से बस्टार्ड चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन गेल यही नहीं रुका। उसने एक और खतरनाक थ्योरी सामने रख दी। आइजैक हमारा भाई का असली बेटा नहीं हो सकता। उसकी शक्ल सेंटेस से मिलती है लेकिन हमारे भाई से नहीं। रिलिस गुस्से में लाल हो गया। बस कर, और उसने गेल के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। आइजैक सिर्फ मजा ले रहा था। रिलिस ने गेल को धूल चटा दी। वाह, ये तो मैसेकर हो गया। आइजैक मन ही मन जोशुआ फैमिली के पूरी तरह बिखरने की दुआ कर रहा था। लेकिन तभी उसका डीमन स्पिरिट उसे याद दिलाता है, अगर ये घर गिरा तो तेरा भी नुकसान होगा। आइजैक रुक गया। सही बात है। अब आइसाक को बेबी बनकर एक्टिंग करनी थी। वो एक आलू की तरह बैठा था और घर के सबसे बड़े लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन हर कोई आइसाक के खिलाफ था। तभी एक्टिंग मैट्रियार्क हैना जोशुआ ने सबको शांत होने का आदेश दिया। बस, फैसला हो चुका है। आइजैक को मेन हाउस से दूर एक माइनर हाउस में रखा जाएगा। आइजैक ने गौर किया। हैना उससे खुली दुश्मनी निभा रही थी। अब उसे समझ आ गया कि इस औरत की वफादारी किसके साथ है। इस बीच गेल अपनी टूटी नाक के साथ खड़ा था। हाँ?